तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने के से पहले हम लोग जान जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। So, according to Newton's, every object in this universe attracts every other object with a certain force. This force with which two objects attract each other is called gravitational force. So, gravitational force किसे कहा गया? न्यूटन का हिसाब से। न्यूटन जो है वो कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और उसी को कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट और एक फोर्स की एक ताकत से एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी को कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। So next आते हैं gravitational force of the earth. The force which pulls the object toward the center of the earth is known as gravitational force of the earth. और gravitational force of the earth किसे कहा गया? जो फोर्स से मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट छोड़ देने से कहाँ पे जाएगा? अर्थ में जाएगा। ये ऑब्जेक्ट को लेके हम छोड़ देते हैं, कहाँ जाता है? अर्थ में जा रहा है। तो हर एक ऑब्जेक्ट किस तरफ खींचा जा रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचा जा रहा है। इसी फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ किसे कहा गया है? जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ खींचे, अर्थ की सेंटर की तरफ खींचे, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स मैंने कहा था आपको कि एक पेन का नीब है जो कि हम छोड़ देने से किस तरफ जाएगा? नीचे तरफ, उसी को कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहा गया है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये यूनिवर्स में इस लॉ का हिसाब से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हिसाब से एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और वो अट्रैक्ट एक फोर्स की जगह करता है। हाँ, वो फोर्स, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। वो मास, जो मास है, जो ऑब्जेक्ट का मास है, उन दोनों का प्रोडक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, से ऑब्जेक्ट ए विथ मास कैपिटल एम एंड ऑब्जेक्ट बी विथ मास स्मॉल एम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। नाउ तो ये लोग क्या कहते हैं? फोर्स, जो फोर्स होंगे, ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, force is directly proportional to the product of the masses. Yes or no? So product of the masses, and force is inversely proportional to the square of the distance between them. That means F is directly proportional to the product of the masses and F is inversely proportional to the square of the distance between them. अभी आपको ये मालूम है कि नहीं डायरेक्टली और इन्वर्सली किसे कहा गया है? ये देखिए, पहले मैं आपको बता दूंगा। जो डायरेक्टली है, फोर्स is directly proportional to the product of the mass. That means डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कहा गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि यदि एक की वैल्यू बढ़ जाए तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ जाती है, और एक की वैल्यू कम हो जाए तो दूसरे की भी वैल्यू कम हो जाती है। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया। और नेक्स्ट में कहा गया है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हम लोग लिए थे? डी, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दैट मीन्स
यदि एफ की वैल्यू बढ़ती है तो डी की वैल्यू घटती है। इसे कहा गया है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो एक की वैल्यू बढ़ती है ना तो दूसरी की वैल्यू घटती है, यदि एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फर्स्ट वाली की वैल्यू बढ़ती है तो सेकेंड वाली की भी वैल्यू बढ़ती है, इसकी घटेगी तो इसकी भी घटेगी। इसमें क्या होता है, एक की वैल्यू बढ़ेगा ना तो दूसरी की वैल्यू घटेगा, ये इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू बढ़ने से इसका वैल्यू उठेगा, अप होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मान लो वैल्यू एक का उठ गया तो दूसरा का भी वैल्यू उठ जाता है, और इसका उतर गया, डिक्रीज हुआ तो इसका भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली हो गया, ये इनडायरेक्टली हो गया। सो इसी तरह फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, नाउ व्हेन वी कंबाइन दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये कहाँ से आया है, ये तो लॉ में से आया है ना, आपकी लॉ में से आया है। तो ये यदि हम लोग ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/d²। ये सुन, क्योंकि फोर्स तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। ये दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यदि हम ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं तो यहाँ पे कैपिटल जी आएगा, उसे कहा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है। सो F इक्वल टू G/m/d², और ये जो प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस किया इक्वल साइन में, और यहाँ एक कांस्टेंट बैठेगा जिससे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल लेटर G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। और यदि हम G को सब्सटीट्यूट करें बाहर की तरफ तो यहाँ G इक्वल टू F/d² m इंटू एम, सो इज इक्वल टू n। ये n फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट हो गया n, और डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, जो d² है वो मीटर स्क्वायर है, और ये मास का जो यूनिट है kg, और ये मास का यूनिट है kg, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, विच इज द SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। यस, एंड वैल्यू ऑफ G, ये वैल्यू जो G का वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हो गया इसका वैल्यू। सो नाउ देखिए भाई, ये वीडियो को आप लोग पोज कर करके नोट्स बनाते जाइए, ठीक। और इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इम्पोर्टेंट क्या है इसमें देखिए, जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, जब जो मोशन हो रहा है मून का, जो मोशन हो रहा है अराउंड द सन, ये सब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही हिस्सा है। और बाकी ये सब चार आप देख के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नाउ कम टू फ्री फॉल। Whenever object fall towards the earth under the influence of gravitational force alone, we said that the object are in free fall। free fall का मतलब हो गया, यदि ये एक कैप है, पेन का कैप है, इसे छोड़ दिया जाए, क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, ये जाएगा नीचे की तरफ। इसे लेके फिर उठा के छोड़ दे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो सामान्य जो हम छोड़ देते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है, तो इसे कहा गया है फ्री फॉल। ये क्यों नीचे जा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसमें एक्ट कर रहा है कि नहीं, आर्ट का जो ग्रेविटी है वो इसे खींच रहा है, तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो छोड़ देने से जो चला गया ये आपका हो गया फ्री फॉल, इसे ही फ्री फॉल कहा गया है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस से जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है आर्ट की तरफ, उसे कहा गया है फ्री फॉल। During the free fall of an object, its direction do not change, its velocity continuously changes, which is called acceleration due to gravity। ठीक है, सो फ्री फॉल में क्या है, आपका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक ये है, ये मान लीजिए एक आर्ट है, हम लोग का आर्ट हो गया, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से गिर रहा है,
तो ऑब्जेक्ट ऊपर से मान लीजिए हम लोग यहाँ से छोड़ दिए ऊपर जाके, तो ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका वेलोसिटी चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से जो वेलोसिटी में आ रहा है, यहाँ जाके फिर वेलोसिटी उसका इंक्रीज होगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, जितना नीचे आएगा, जितना नीचे सामान आएगा उतना ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, 8 की टुवर्ड जितना ये ऑब्जेक्ट 8 की टुवर्ड जितना आएगा नीचे में, उतना ही वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ इंक्रीज हो गया, यहाँ इंक्रीज हो गया, यहाँ और इंक्रीज हो गया, यहाँ और इंक्रीज हो गया, यहाँ और इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज होते रहता है यहाँ। सो इसी को कहा गया है, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन डू नॉट चेंजेस बट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी में इम्पैक्ट होता है, वेलोसिटी जो है वो चेंजेस होता है और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। फ्री फॉल में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ओनली वेलोसिटी चेंजेस। नाउ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का उसका वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ ये जो है इसका जो यूनिट हो गया, ये आपका मीटर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम लोग में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। नाउ कम टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, देखिए। लेट द मास ऑफ द आर्ट बी कैपिटल एम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे हैं अभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे हैं। मान लीजिए एक आर्ट का जो मास है वो कैपिटल एम है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी स्मॉल लेटर एम, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्ट बी स्मॉल लेटर डी। सो मान लीजिए हम लोग अभी एक ऑब्जेक्ट हो जो कैपिटल लेटर एम है, वही सेम ऑब्जेक्ट है, स्मॉल लेटर एम है, इन दोनों का डिस्टेंस हो गया आपका डी। ठीक है, वही यहाँ कहा गया है मास ऑफ द आर्ट। ये एक आर्ट का हो गया आपका मास, कैपिटल लेटर एम, और ये ऑब्जेक्ट का हो गया, ये आर्ट का मास हो गया, ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस हो गया स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़े थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि एफ इज इक्वल टू जी, कैपिटल लेटर जी विद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम, कैपिटल लेटर एम स्मॉल लेटर एम बाई डी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। नाउ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सुनो। लेकिन फ्री फॉल में देखिए फ्री फॉल में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है यहाँ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह में यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, जो कि एफ इक्वल टू एम जी। यस, एक्सेलरेशन इज रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एफ इक्वल टू एम जी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करने के बाद में क्या आएगा, देखिए फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर एंड फोर्स इज इक्वल टू एम जी। सो एम जी इज इक्वल टू जी बाय एम बाय डी स्क्वायर। ये कैपिटल लेटर जी है, ये स्मॉल लेटर जी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, सो इसे हम लोग कैंसिल कर दिए, तो जी बाय जी एम बाई डी। सो देखिए हम लोग क्या मिला था पहले, एफ इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर और एफ इज इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, जो कि फोर्स एक्सेलरेशन की जगह में हम लोग यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया था। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। यदि ये दो वैल्यू को हम लोग देखें तो फोर्स इज इक्वल टू ये, फोर्स इज इक्वल टू ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसे कैंसिल कर देने से क्या हो गया, स्मॉल एम को कैंसिल कर देने से क्या होगा, जी इक्वल टू जी कैपिटल लेटर एम बाई डी स्क्वायर, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। ये देखिए, ये जी एम बाई डी स्क्वायर, ये जी एम बाई डी स्क्वायर। ये सो ये जो डिस्टेंस है, यदि डिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आर्ट की रेडियस से, कैपिटल लेटर आर से, तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। कोई डाउट है? नो डाउट। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बनाइए, तब बेटर होगा। पॉज करके नोट्स बनाइए, पहले आप लोग समझ लीजिए इस वीडियो को और इसे पॉज करके नोट्स बनाइए।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। तो फैक्टर्स क्या क्या है, वैल्यू ऑफ जी कौन सा फैक्टर्स में इंक्रीज होता है, कौन सा फैक्टर्स में डिक्रीज होता है। एज द रेडियस ऑफ द आर्ट इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स एंड देन द इक्वेटर्स। है कि नहीं, इसको तो आपको समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया मान लेते हैं। ठीक है, नाउ नाउ वी कम। सो जैसे कि हम लोग पढ़ लिए फ्री फॉल का मतलब क्या है, फिर एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर पढ़ लिए। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, फैक्टर्स के बारे में जान गए ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ जी। जो जी का वैल्यू है उसका भी एक वैल्यू होता है, जैसे कि मैंने कहा था थोड़ी पहले, उसका वैल्यू होता है 9.8। तो वो 9.8 आया कहाँ से, वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, वी नो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी देखिए ये हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये आप देखिए कैसे पुट होगा ये सब वैल्यू में। ये सब जो वैल्यू है ये इसमें पुट होगा, स्मॉल लेटर जी जी एम बाई आर। जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द आर्ट जो है कैपिटल लेटर एम, ये 6 इंटू 10⁻24 केजी है। रेडियस ऑफ द आर्ट है कैपिटल लेटर आर इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और यही सब वैल्यू यहाँ पे पुट होगा, जो कि हम लोग का वैल्यू मिलेगा 9.8। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दिए हम लोग जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। और कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग को जो स्मॉल लेटर का वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल लेटर जी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू कैन राइट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मार्क्स का होता है और चूज द करेक्ट आंसर में एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जाता है आप लोगों को, तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंस पूछा जाता है कैपिटल लेटर जी एंड स्मॉल लेटर जी। जो कैपिटल लेटर जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कहा जाता है, और स्मॉल लेटर जी है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, व ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। तो इसका डिफरेंस मान लीजिए मैं यहाँ दे दिया हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सो हम लोग वैल्यू मालूम ही है इसका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू 9.8 जो अभी हम लोग निकाल के आए। फिर इसका यूनिट जो दिया हुआ है, ये इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ये एक स्केलर है, ये वेक्टर है, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सभी जगह कांस्टेंट रहता है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये वैल्यू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग देखिए, आप लोगों को पता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन में होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ए की जगह में u प्लस जी टी, जो ए है वो g से रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लोगों को मिला ही होगा। तो यहाँ जो a है वो g से रिप्लेस कर देगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, यहाँ पे 2as हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ g आ जाएगा। सो हम लोग को v का वैल्यू, v यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t हो गया टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली स्मॉल लेटर जी जो हम लोग को पता है पढ़ के आए हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो थोड़ी सी हम लोग एक छोटा सा बात जान लेते हैं। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये नोट कर लीजिएगा, जस्ट जान लीजिए आप लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इट्स देन g विल बी नेगेटिव, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ देन g इज टेकन एज पॉजिटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ फेंका जाए ना, तो हमेशा g का वैल्यू नेगेटिव होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट आर्ट की टुवर्ड की तरफ नीचे की तरफ आता है ना, हमेशा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन में यदि पूछा जाए तो आप लोग हमेशा आर्ट की ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका जाए ना, तो जी का वैल्यू नेगेटिव लेना चाहिए होता है। और टुवर्ड द आर्ट की तरफ जो आ रहा है
ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो g का वैल्यू पॉजिटिव होगा। एनी डाउट? आई थिंक नो एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं मास वेट, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए मास किसे कहा गया? मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। ठीक, ये एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है। ये एक पेन का अंदर में क्या है, कितना मैटर है? इंक है, इंक है, यहाँ नीब है कि नहीं? सो पेन है, नीब है, ये प्लास्टिक उबर कवर है। यदि इस पेन को हम मून पे ले जाएंगे, क्या इसका मास चेंज होगा? क्या इसका अंदर में जो मैटर है, जो इंक है, क्या वो चेंज होगा? क्या ये नीब का जगह में कुछ अलग चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, ये तो सेम ही रहेगा। आइदर ये अर्थ में रहे या आपके मून में रहे। जो मैटर कंटेंट है इनसाइड दिस पेन क्या है? इंक है कि नहीं? नीब है, क्या क्या है? वो सब है। जो सब आर्ट में रहेगा इसे मून में भी ले जाने से सेम ही रहेगा, है कि नहीं? तो उसी को मास कहा गया। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ही आपको समझा रहा हूँ कि मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। एक बॉडी का अंदर में कितना मैटर कंटेंट है उसी को मास कहा गया है। ठीक है, ये जो जो मैंने अभी एग्जाम्पल एक दिया है, ये एक एग्जाम्पल की तरह आप समझ लीजिए, ठीक है। उसका बाद मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मास का यूनिट हो गया केजी, किलोग्राम। ओके, मास ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। वैल्यू ऑफ मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसका बाद आते हैं वेट। वेट क्या है अब ये जानते हैं। जैसे कि मास के बारे में हम लोग पढ़ लिया, अब वेट के बारे में पढ़ते हैं। तो वेट हो गया आपका, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द आर्ट। वेट कुछ नहीं है, एक फोर्स है जो कि आर्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यदि हम आप लोगों को पूछे कि आपकी वेट कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 50 kg, 60 kg, 40 kg। ये गलत है, ये आप मास बता रहे हैं। वेट का यूनिट है न्यूटन, नॉट आप नॉट केजी। वो मास का यूनिट आप बता रहे हैं। तो वेट क्या है? वेट कुछ नहीं है, वेट फोर्स है। वेट एक फोर्स है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आर्ट की तरफ। ना हम लोग देखते हैं, देखिए वी नो F इक्वल टू एम है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, एंड F इक्वल टू एम जी, है कि नहीं? वो जी रिप्लेस हो गया एक्सेलरेशन की जगह में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ F इक्वल टू एम जी आ गया। The force of attraction of the art on the object is known as the weight of the object। और weight of the object क्या है? force of attraction of the art on the object, है कि नहीं? तो force क्या है? force equal to mg। यहाँ पे force की जगह रिप्लेस हो जाएगा w, और w आ जाएगा यहाँ पे, और w इक्वल टू एम जी यहाँ पे आ जाएगा। तो वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वेट की यूनिट हो गया आपका, ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, राइट। और इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मास और वेट का डिफरेंस लिखने को आता है, तो हमको लगता है आप इसी पॉइंट से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इसमें आ जाता है लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी स्मॉल लेटर एम से हम डिनोट करते हैं, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है मून में, उसको कैपिटल लेटर डब्ल्यू, और यहाँ मून के लिए स्मॉल एम लगा दिए हैं। सिमिलरली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून के लिए यहाँ स्मॉल एम लगा दिए हैं, ये कैपिटल लेटर एम से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉल एम मून के लिए लगा दिए। रेडियस ऑफ द मून भी आर एम, रेडियस ऑफ द मून है आपका आर एम। बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करने के बाद में जो वेट होगा, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी डब्ल्यू एम। ये एम डिनोट करा है आपका मून के लिए, डिनोट करा है स्मॉल लेटर जो एम है नीचे में जो लिखा गया है, डब्ल्यू एम इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। और ये एम जो है, ये एम है, ये मास ऑफ द मून है, और ये रेडियस ऑफ द मून है, ठीक है। मून के लिए हम लोग एम लगा दिए समझने के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसका बाद आ गया आपका लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट का वेट अब आर्ट में कितना होगा? बी डब्ल्यू ई बोल के, ई मतलब आर्ट के लिए डिनोट किया गया। द मास ऑफ द आर्ट इज, आर्ट का मास हम ले लिए कैपिटल लेटर एम, ठीक है। यहाँ पे मून के लिए मास लिए हैं कैपिटल लेटर एम, और मून के लिए यहाँ स्मॉल लेटर एम डिनोट करने के लिए। और सिमिलरली यहाँ आर्ट का जो मास है आपको कैपिटल लेटर एम यहाँ डिनोट किया गया, और रेडियस ऑफ द आर्ट इज कैपिटल लेटर। सो ये जो आपका वैल्यू सब है, सब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अप्लाई करने के बाद में आर्ट के लिए होगा डब्ल्यू ई जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आर्ट के लिए हो गया। और सो इसमें हम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। सो डब्ल्यू एम, और ये हो गया
मून के लिए, ये आर्ट के लिए हो गया। और बच्चों ये जान लो कि वी नो ये मास का आर्ट हो गया, ये 5.98 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22 kg, रेडियस ऑफ आर्ट इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये सब गिवन होता है, ठीक है, ये सब गिवन है वैल्यू और गिवन होता है। यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 पे और इक्वेशन नंबर 2 पे। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद पहले हम देख लेते हैं ये WM में जो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट किया जी यहाँ जी का कैपिटल लेटर जी को जी में ही छोड़ देते हैं, और यहाँ आपका मास ऑफ द मून के लिए यहाँ आ गया, मास ऑफ द मून के लिए 7.36 इंटू 10⁻22 kg ये आ गया, और इंटू एम, ये एम स्मॉल लेटर एम यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट मास का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की मास हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट की मास हो गया, और ये आ गया रेडियस का वैल्यू, रेडियस ऑफ द मून हो गया, ठीक है। उसका बाद कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ गया WMM, इसको कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। तो उसका बाद सेम तरीका से आप वेट ऑफ द आर्ट के लिए भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए, जो जो वैल्यू है उसमें सब्सटीट्यूट कर लीजिए। सब्सटीट्यूट करने के बाद में आपको WE का जो वैल्यू आएगा, W इक्वल टू 1.474 इंटू 10⁻11, और जी को कैपिटल लेटर जी को एज इट इज रखना है, इंटू एम, और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 जो पहले मैंने लिखा हुआ था, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू WM बाई WE इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आने के बाद में देखिए WM बाई WE इक्वल टू 0.165, और इसका वो वैल्यू होता है 1/6। तो वही है आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। क्या होगा आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून की पूरी कहानी। अब हम पढ़ते हैं ट्रस्ट के बारे में। तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड ट्रस्ट। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड ट्रस्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, मान लो इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको ट्रस्ट कहा गया है, ठीक है, ट्रस्ट कहा गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इसको ट्रस्ट। तो एक हम आपको ट्रस्ट के बारे में समझा देते हैं। ट्रस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किस, मान लीजिए एक ये सरफेस है और इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, ये एक प्लेन सरफेस है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स कर रहा है ना, इसी को ट्रस्ट कहा गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसको ट्रस्ट कहा गया, ठीक है। तो इसका SI यूनिट हो गया न्यूटन, ठीक है। ट्रस्ट का SI यूनिट हो गया न्यूटन। उसका बाद पढ़ेंगे ट्रस्ट का बाद में आप पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या है देखिए, प्रेशर होता है इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। प्रेशर ट्रस्ट की मतलब ट्रस्ट एक्टिंग एक एरिया पे कितना ट्रस्ट एक्ट कर रहा है उसी को प्रेशर कहा गया है। प्रेशर कुछ नहीं है, एक एरिया पे, एक यूनिट एरिया पे कितना ट्रस्ट एक्ट कर रहा है उसी को प्रेशर कहा गया है, ठीक है। सो इसका प्रेशर का यूनिट हो गया प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसी में से आप डेफिनेशन देख लीजिए, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसी को कहा गया है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और इसका SI यूनिट हो गया पास्कल, PASCAL, पास्कल शॉर्ट फॉर्म में हो गया PA, और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहा गया है इसको, और इसमें कुछ नहीं है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको ट्रस्ट और प्रेशर का डिफरेंस। यस, अब हम पढ़ेंगे बियोंसी। अच्छा, बियोंसी के बारे में पढ़ते हैं। बियोंसी क्या है? एक अपवर्ड फोर्स है। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज इनटू ए फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बुएंसी और अपथ्रस्ट। इसको अपथ्रस्ट भी कहा गया है और बुएंसी भी कहा गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। मान लीजिए आप एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर में पानी ले लिए, वाटर, ये वाटर भर गया उस कंटेनर में, और एक मान लीजिए आप प्लास्टिक का बोतल लीजिए, जो एम्प्टी प्लास्टिक का बोतल होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी प्लास्टिक का बोतल। अब क्या करेंगे, ये एम्प्टी प्लास्टिक का बोतल ना यहाँ हम रखेंगे, रखने के बाद में देखना वो एम्प्टी प्लास्टिक का बोतल तैरते रहता है।
बुएंसी क्या है? अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज इनटू ए फ्लूइड इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स मैंने कहा ना, ये नीचे से जो फोर्स दे रहा है अपवर्ड फोर्स, इसी को अपवर्ड फोर्स कहा गया है, अपवर्ड फोर्स। और बुएंसी, बुएंसी कहा गया, ठीक है। ये अपवर्ड फोर्स बुएंसी इसी को कहा गया है, ये तो इसी को अपवर्ड फोर्स बुएंसी कहा गया है। और इसका ऐसा यूनिट हो गया आपका न्यूटन। क्यों न्यूटन हो गया? क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है ना, न्यूटन हो गए। और ये कंडीशन हो गया, देखो बुएंसी किस में डिपेंड है? बुएंसी डिपेंड है, इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स में डिपेंड है कि नहीं? जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा बुएंसी होगा, जितना कम डेंसिटी होगा फ्लूइड का उतना कम बुएंसी होगा। एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोट्स इन वाटर व्हेन द ग्रेविटेशन फोर्स इज लेस देन द बुएंट फोर्स, ये आ गया है कंडीशन। एन ऑब्जेक्ट इज सिंक इनटू वाटर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लार्जर देन द बुएंट फोर्स। और ऑब्जेक्ट सिंक कब होता है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स लार्ज होता है, देन उसका बुएंट फोर्स होता है, लार्ज होता है, बुएंट फोर्स भी लार्ज होता है, ठीक है। सो बच्चों अब हम पढ़ते हैं आर्किमिड प्रिंसिपल। सो आर्किमिड प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो आर्किमिड प्रिंसिपल क्या है? यदि एक ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में डालते हैं ना, उतने ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है जितना कि ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल के हिसाब से हम समझते हैं, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर में पानी है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया आपका 2 kg। यदि ये 2 kg का ऑब्जेक्ट हम यहाँ इमर्ज करेंगे तो ये इमर्ज होने के बाद में उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होके यहाँ जो फ्लूइड होगा ना, यहाँ भी फ्लूइड आपका 2 kg का ही फ्लूइड यहाँ डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो इसी को कहा गया आर्किमिड प्रिंसिपल। आर्किमिड प्रिंसिपल कुछ नहीं है, देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है, व्हेन ए बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। एक अपवर्ड फोर्स होता है और वो इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो यही है आपका अपवर्ड आर्किमिड्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है देख लीजिए। ये आपको शिप डिज़ाइन करने में हेल्प होता है, सबमरीन जो डिज़ाइन करने में ये आर्किमिड प्रिंसिपल का ही हेल्प होता है। उसके बाद लेक्टोमीटर जो प्योरिटी ऑफ मिल्क डिटरमाइन करते हैं उसके लिए भी हेल्प होता है आर्किमिड प्रिंसिपल के। और हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। सो ये आर्किमिड प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हो गया। यदि एग्जाम में आ जाए तो आप ये सब लिख दीजिएगा। सो बच्चों, ये आज आपका लास्ट लेसन है ग्रेविटेशन चैप्टर का। और हमको लगता है कि ये पूरी की पूरी जो मैंने पढ़ा है अभी तक, यह आपका एक्सप्लेनेशन एलोंग विथ नोट्स का साथ में ये मैंने आपको पढ़ाया है। हमको लगता है ये आपको वीडियो पोस्ट कर करके और आप स्क्रीनशॉट मार के और नोट्स बना लीजिएगा आप। ये पूरी की पूरी ग्रेविटेशन चैप्टर का पूरी ये नोट्स के साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। सो दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।